everyone, I'm Bhavna Sahani and I'm back with a new video for class 9 social science, and in this video we are starting with the new chapter of history, that is Nazism and the rise of Hitler. So let's get started with this one. So in this video, we are doing the first topic of the Nazism and the rise of Hitler, that is the birth of Weimar Republic. ऑलराइट, वीमार रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ? ऑलराइट, बेसिकली मैं बता दूं, वीमार रिपब्लिक को जर्मनी को नाम दिया गया था वीमार रिपब्लिक, या फिर जर्मनी की गवर्नमेंट को आप कुछ भी कह सकते हैं. ऑलराइट, राइज कैसे हुआ इसका, ये इसके सब टॉपिक्स हैं. ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. ऑलराइट, वर्ल्ड वॉर वन का क्या इम्पैक्ट था यूरोप के ऊपर सोशली और पॉलिटिकली. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे हुई जर्मनी में, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था वो कैसे पूरा इंस्टेबल हो गया, और जर्मन का क्या इफेक्ट था इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुए थे 1923 पे 23 में, तो उसमें जर्मनी में क्या हुआ था, हम ये सब पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, द बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक. ऑलराइट, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर मैं वीमार रिपब्लिक की बात कर रही हूँ दैट मीन्स हियर आई एम टॉकिंग अबाउट जर्मनी और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी. ऑलराइट, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1914 से लेके 1918 तक चला था. ऑलराइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था 1914 से 1980 तक चला था, 1818. एंड उसके बाद 1919 में एक ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन करी गई थी. ट्रीटी का मतलब होता है समझौता. ऑलराइट, जो हारती है कंट्री वो जीतने वाली कंट्री के साथ एक समझौता करती है, और वो समझौता कहाँ हुआ था? वो समझौता हुआ था वर्साइलेस में. ऑलराइट, तभी इसको नाम दिया गया है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, क्योंकि वर्साइलेस में समझौता हुआ था. ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला, 1919 में समझौता हुआ वर्साइलेस में. ठीक है, तो ये जो लड़ाई हुई थी, वर्ल्ड वॉर हुआ था, किसके बीच में हुआ था? ट्रिपल एंटेट और ट्रिपल अलायंस के बीच में हुआ था. राइट, ट्रिपल एंटेट में कौन से नेशन थे? जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया. अब ये लोग वॉर हार गए थे. राइट, they were the one who did not win the war. all right, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हार गई थी. इनकी लड़ाई किसके साथ हुई थी? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के साथ. तो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया एक साइड, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया एक साइड, और जीता कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया. ऑलराइट, अब देखते हैं राइज ऑफ वीमार रिपब्लिक. वीमार रिपब्लिक जो गवर्नमेंट थी जर्मनी का, उसका एकदम राइज कैसे हुआ? जब ट्रिपल एंटेटे हार गई थी, दैट मीन्स जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हार गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो एकदम एम्परर खत्म हो गया था. तो उन्होंने उस टाइम पे जो एम्परर था उसने गिव अप कर दिया. ऑलराइट, जो ट्रिपल एंटेटे का एम्परर था उसने गिव अप कर दिया. अब सारा राइट लोगों के हाथ में आ गया, और लोगों ने सोचा कि हम इसको पॉलिटिकली रिफॉर्म करेंगे, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे. जब एम्परर ने गिव अप कर दिया अपने थ्रोन को, तो उन्होंने सोचा हम फिर से जर्मनी के पॉलिटिक्स को रीमेक करेंगे. तो कुछ लोग थे, वो कहाँ मिले? वीमार में. ऑलराइट, कुछ लोग थे, वो कहाँ मिले? वीमार में. ऑलराइट, और वो लोगों की एक पार्टी थी जिसको बोला जाता था नेशनल असेंबली. तो हम कह सकते हैं जो नेशनल असेंबली थी वो वीमार में मिली थी, और वीमार में मिलके इन्होंने क्या किया? इन्होंने वीमार में मिलके डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी. इलेक्शंस हुए, लोगों को राइट टू वोट भी मिला. राइट, सब वोट कर सकते थे इसमें, इंक्लूडिंग वुमेन. ऑलराइट, तो जो लोग इलेक्शंस के बाद इलेक्ट हुए थे एज अ लीडर, द पीपल हु केम आउट एज अ लीडर, राइट, उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड वेकिंग रिचस्टैग. ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट के पार्लियामेंट को, जर्मनी के पार्लियामेंट को फिर से बनाना शुरू किया. राइट, एंड उसको नाम दिया वीमार रिपब्लिक. ऑलराइट, क्या नाम दिया? वीमार रिपब्लिक. लेकिन
हुआ क्या, बहुत ही जल्दी लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया वेमार रिपब्लिक में, और उनको हार्श ट्रीटी जो साइन करी गई थी वर्सलेस में, जो समझौता हुआ था, उनको इन्हें मानना पड़ा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, जब ट्रिपल एंटेटे हार गया था, जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली हार गई थी, तो उनका जो रूलर था उसने गिव अप कर दिया। अब सारा का सारा राइट लोगों के हाथ में आ गया। लोगों ने डिसाइड किया हम फिर से पॉलिटिकली जर्मनी को रिफॉर्म करेंगे। वोटिंग हुई, राइट टू वोट सबको दिए गए, वुमेन को भी दिए गए, और कुछ लीडर्स इलेक्ट हुए। ऑल राइट, एंड दे डिसाइडेड टू रिफॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। लेकिन सून क्या हुआ, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया उन पे, एंड उनको जो हार्श पीस ट्रीटी थी, सॉरी, जो समझौता हुआ था वर्सलेस में, वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। ऑल राइट, so let's read this. After the defeat of Triple Entente in the First World War, the emperor came down the throne. This situation gave the political parties to remake Germany's politics. A national assembly met at Weimar, established a democratic constitution, an election take place, and all adults voted, including women. The people who came out as a leader as a result of this election started making Riksdag, that is the German's parliament house, as deputies, as minister, and this was known as Weimar Republic. It soon lost people's trust because उसको accept करना पड़ा harsh peace treaty which was signed in Versailles. तो just because वो हारी हुई थी, जर्मनी हारी हुई थी, उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनको जो ट्रीटी साइन की गई थी वो एक्सेप्ट करनी पड़ी वर्सलेस वाली, इस वजह से लोगों ने इन पे ट्रस्ट खो दिया था। ऑल राइट, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ट्रीटी ऑफ वर्सलेस पढ़ते हैं, हम देखते हैं वर्सलेस में क्या समझौता हुआ। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हारने वाली कंट्री को तो समझौता करना ही पड़ेगा जीतने वाली कंट्री के साथ, तो जर्मनी में ट्रीटी ऑफ वर्सलेस इम्पोज किया गया। 28 जून को ये साइन किया गया था, 28 जून 1919 को ये साइन किया गया था, और ये कंडीशंस दी गई थी। इसमें क्या बोला गया था कि जो जर्मनी है वो मर्डरर है, जर्मनी इज गिल्टी ऑफ अग्रेशन। ठीक है, जर्मनी के सारे सोल्जर्स को उन्होंने अपने अंडर कर लिया था, और सिर्फ जर्मनी के पास 1 लाख सोल्जर्स बचे थे। जितनी भी सबमरीन्स थी, जितने भी फाइटर प्लेन्स थे, वो सब विक्टोरियस नेशन ने ले लिए थे। जितनी भी रिच एरियाज थे, रिच रिसोर्स एरियाज थे, वो विक्टोरियस नेशन ने अपने अंडर कर लिए। जिन वो एरियाज जहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा होती थी, वो विक्टोरियस नेशन ने अपने अंडर कर लिए। जर्मनी ने क्या किया, लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। ठीक है, जो सी के पास कॉलोनीज थी वो रिच इन रिसोर्सेज थी, तो वो खत्म हो गई, जर्मनी से छीन ली गई। ठीक है, जो और वहां की पॉपुलेशन भी छीन ली गई। ठीक है, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी जर्मनी ने लूज कर दी थी, 75% अपना आयरन लूज कर दिया था, 26% कोल विक्टोरियस नेशन ने ले लिया था, एंड जर्मनी को फोर्स किया गया टू पे 6 billion pounds to victorious nation. So this was the Treaty of Versailles. So let's read this. After the First World War, the Treaty of Versailles was imposed on Germany. It was signed on 28 June 1919, and the conditions for this treaty were as follows. Germany was given the title of murderer and was declared as the guilty of aggression. Germany was reduced to only 1 lakh soldiers. All the submarines and fighter planes were taken away by victorious nation. All the resources in rich areas were taken away by victorious nation. For example, Germany lost its overseas colonies, 1/10 of its population, 13% of its territory, 75% of its iron, 26% of its coal, and it was forced to pay an amount of 6 billion pounds to the victorious nation. All right. उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था सोशली और पॉलिटिकली यूरोप के ऊपर। ऑल राइट, तो फ्रॉम अ कंट्री ऑफ क्रेडिटर्स, जो यूरोप थी, जो लोगों को उधार देती थी, आज वो एक
डेटर बन गई, क्रेडिटर से डेटर बन गई, जो उधार देती थी आज वो उधार ले रही है, राइट। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ डेटर्स। ठीक है, विमार रिपब्लिक को क्या करना पड़ा, हार्श ट्रीटीज एक्सेप्ट करनी पड़ी जो वर्सलेस में साइन की गई थी, और अपनी मेजर रिसोर्सेज को खोना पड़ा, क्योंकि वो सारी मेजर रिसोर्सेज विक्टोरियस नेशन ने ले ली थी। ठीक है, जिन जिन ने वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया था, दैट इज सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, दे वर नॉट थॉट टू बी गुड, दे वर नोन एज नवंबर क्रिमिनल। ऑलराइट, इनको क्या नाम दिया, जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे इनको क्या नाम दिया गया, नवंबर क्रिमिनल। ऑलराइट, सेम सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, civilians are the normal people, that is the citizens of the country, तो उनको उनसे ज्यादा रिस्पेक्ट सोल्जर्स को दी जा रही थी। बट अगर रियलिटी चेक करें तो सोल्जर्स सबसे ज्यादा मिसरेबल कंडीशन जी रहे थे। ऑलराइट, दे लेड अ मिसरेबल लाइफ, उनकी रैंक डे बाय डे रिड्यूस हो रही थी, उनकी जो डेड बॉडीज होती थी मरने के बाद वो रैट्स को दे दी जाती थी, चूहों को दे दी जाती थी खाने के लिए, उन पे चूहे छोड़ दिए जाते थे। जितने भी पॉलिटिशियंस थे, पब्लिसिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली लोगों को स्ट्रेस डाला कि क्यों लोग मेन को एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा बनाया अपने नेशन को बचाने के लिए, उनके लिए नेशनल ऑनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड दिस गिव राइज टू द पॉपुलर डिक्टेटरशिप। ऑलराइट, डेमोक्रेसी उस टाइम पे बहुत यंग थी, वेमार रिपब्लिक जो डेमोक्रेसी लेके आई थी वो बहुत यंग थी, फ्रेजाइल थी, स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, जिसकी वजह से वो ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाई। ऑलराइट, सो बेसिकली क्या हुआ, वर्सलेस की ट्रीटीज आने के बाद वेमार रिपब्लिक की डेमोक्रेसी खत्म हो गई और वापस डिक्टेटरशिप आ गया। सो लेट्स रीड दिस, फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ डेटर्स। Weimar Republic had to accept the harsh peace treaty and lost its major resources. Those who supported Weimar Republic, many socialists, Catholics, Democrats, they were not thought to be good, and they were known as the November criminals. Soldiers came to be placed above civilians, but in reality, soldiers suffered miserable conditions and they led miserable life. They saw their ranks reduce rapidly with each passing days. Rats fed on their corpses. Politicians and publicists laid great stress on the need for the money, meant to be aggressive, strong, and masculine. Aggressive war propaganda and national honor became more important. This gave rise to the popular struggle of dictatorship, and democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive for long. Alright, then moving towards this political instability in Germany. Germany में जैसे मैंने आपको बताया पहले वेमार रिपब्लिक आई, वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इलेक्शंस हुए, लीडर्स इलेक्ट हुए, लेकिन जबरदस्ती उनको ट्रीटी ऑफ वर्सलेस साइन करना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों ने उन पे ट्रस्ट खो दिया था। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हुई, वेमार रिपब्लिक हट गई, वापस डिक्टेटरशिप आ गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, जर्मनी में क्या हुआ? So when Germany was struggling to shape its political outlook, it formed Weimar Republic. Coincidentally and simultaneously, Russia had Soviet-style government from Bolshevik Revolution. तो बेसिकली जब जर्मनी स्ट्रगल कर रही थी, जब एम्परर ने गिव अप कर दिया था हारने के बाद, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेमार रिपब्लिक को फॉर्म किया। कोइंसिडेंटली रशिया में भी एक बिल्कुल वैसे ही सोवियत यूनियन गवर्नमेंट थी, सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट थी, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन से आई थी, जो आपने रशियन रेवोल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ऑलराइट, फिर क्या हुआ, एक स्पार्टिस्ट लीग हुई जिसमें वर्कर्स और सेलर्स थे। उन्होंने कहा हमें एक सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट चाहिए, और उस जो लोग सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट चाहते थे, जिन्होंने सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट को डिमांड किया था, उस ग्रुप को नाम दिया गया स्पार्टिस्ट लीग। ऑलराइट, तो सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी, कैथोलिक्स, दे वर अगेंस्ट दिस, वो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। ठीक है, ये लोग वेमार में मिले, इन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी, बट वेमार रिपब्लिक को कंप्लीटली क्रश कर दिया था किसने, फ्री कॉर्प्स ने। किसने क्रश कर दिया था, फ्री कॉर्प्स ने। क्लियर, कैसे, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस साइन करा के। ठीक है, हेंस जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे, दे नेवर, ये बेसिकली का क्या हो गए, ये सोशलिस्ट हो गए, ऊपर वाले कम्युनिस्ट हो गए, दे नेवर कम टुगेदर, बिकॉज टू कम टुगेदर,
अगेंस्ट द कॉमन एनिमी, और वो कॉमन एनिमी कौन था? हिटलर। बेसिकली वो अपने कॉमन एनिमी के लिए भी, कॉमन एनिमी से लड़ने के लिए भी एक नहीं हो पाए, एंड द पॉलिटिकल फाइट ओनली पुश जर्मनी इनटू इकोनॉमिक क्राइसिस, और जिसकी वजह से वो लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए, जो कि 1923 में हुआ था। ठीक है, सो व्हेन जर्मनी वाज स्ट्रगलिंग टू शेप इट्स पॉलिटिकल आउटलुक, it formed Weimar Republic. Coincidentally and simultaneously, Russia had Soviet-style government from Bolshevik Revolution. Spartans League workers and sailors demanded this Soviet-style government. This group was called Spartans League. The Socialists, Democrats, Catholics opposed it. They met in Weimar to give shape to its democratic republic, but Weimar Republic crushed this uprising with the help of the organization called Free Corps. All right. Hence, communists and socialists could never come together against a common cause, an enemy called Hitler, and this political fight only pushed Germany into economic crisis of 1923. तो दोनों एक मतलब जर्मनी के दोनों लोग, दैट इज कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, दोनों एक दूसरे के इतने अगेंस्ट हो गए जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए 1923 में। ऑल राइट, अब इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पढ़ते हैं। जब वॉर की रिपेरेशन चल रही थी, जो वॉर हुआ था, वॉर के बाद जो भी डैमेजेस हुए थे, जब उनको रिपेयर किया जा रहा था, तो जर्मनी को क्या पे करना था? 6 बिलियन पाउंड्स पे करने थे विक्टोरियस नेशन को। ये हमने ट्रीटी ऑफ वर्सलेस में पढ़ा, राइट? तो उनको कैसे पे करना था? इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। All right, when it could not pay, France tried to overtake the industrial area called Ruhr. तो जब जर्मनी नहीं पे कर पा रही थी, तो फ्रांस ने क्या किया? जर्मनी का सबसे अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया रूर अपने अंडर कर लिया। ठीक है, जर्मनी ने इस बात को लेकर रिटेलिएट किया, रिएक्ट किया, ठीक है, एंड सॉट टाइम टू सॉल्व दिस क्राइसिस, और टाइम मांगा फ्रांस से कि हमें थोड़ा टाइम दे दो इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। तो जर्मनी ने क्या किया? करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जितनी ज्यादा करेंसी प्रिंट होती है उसकी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू गिरती रहती है डॉलर में देखा जाए तो जिस वजह से करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने लग गई, गिरने लग गई। अप्रैल 1923 में $1 was equal to 24,000 ऑफ जर्मन करेंसी। बट वो प्रिंटिंग करने से रुक ही नहीं रहे। एक टाइम आया कि दिसंबर में $1 was equal to this of German currency. Can you imagine? 9886, 4 times zeros worth of German currency. ठीक है, फिर फूड प्राइसेस एकदम इंक्रीज हो गए। नाउ द प्राइसेस ऑफ फूड एंड प्रोडक्ट्स केप्ट राइजिंग। एक ब्रेड खरीदने के लिए, ब्रेड का लोफ खरीदने के लिए उनको कार्ट्स भर के बैग्स और कार्ट्स भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे, एंड दिस वाज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइसेस, हाइपर मतलब एकदम राइज हुआ था। मतलब उनको एक छोटी सी भी चीज खरीदनी होती थी तो उनको बैग भर के, कार्ट भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। ठीक है, फिर अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो उनकी हेल्प करेगा बाय डॉस प्लान। कौन से प्लान से हेल्प करने की कोशिश करी? डॉस प्लान, राइट? तो यूएसए ने जर्मनी की हेल्प करी, इनिशियली हेल्प करी डॉस प्लान से। डॉस प्लान क्या था? सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, कि हम तुम्हें शॉर्ट टर्म लोन्स लेंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी ही यूएसए ने इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि यूएसए का एक दिन क्या हुआ था, यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो बहुत ज्यादा बैडली क्रैश हो गया और यूएसए के पास भी पैसे नहीं रहे, तो यूएसए ने भी अपना सपोर्ट डिसकंटिन्यू कर दिया। एंड इन दिस सिचुएशन लोगों ने क्या किया? यूएस बैंक से अपने पैसे को विड्रॉ करना शुरू कर दिया, यूएस मनी लेस हो गया एंड वो जर्मनी को हेल्प नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो यूएस मनी हेल्प लेस हो गया एंड इट कुड नॉट हेल्प जर्मनी मोर। फिर क्या हुआ? जर्मनी डिप्रेशन में चला गया, रिसेशन आ गया, जर्मनी की इंडस्ट्रीज, शॉप सब शट डाउन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, पॉवर्टी आ गया, और किसी के पास पैसे नहीं थे तो क्राइम भी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। जो यूथ थे, जो यंग बच्चे थे, दे टर्न्ड इनटू क्रिमिनल्स, पीपल सफर्ड फ्रॉम द फीलिंग ऑफ एंजाइटी, दे सफर्ड फ्रॉम प्रोलिटराइजेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट ने उस टाइम पे आर्टिकल 48 इम्पोज कर दिया लोगों के ऊपर, जिसका मतलब हो गया कि लोगों के जो सिटीजन्स राइट्स थे उनको छीन लिया जाएगा। ओके, सो विच मेंट टू स्नैच अवे सिटीजन्स राइट। क्लियर?
आई होप यहाँ तक समझ आया आप लोगों को. सो लेट मी जस्ट रीड दिस फॉर यू. पहले तो ये था वॉर रिपरेशंस में क्या हुआ, जब वॉर के जो भी हुआ तब रिपेयर कर रहे थे, तब क्या हुआ, जर्मनी हैड टू पे वॉर रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. व्हेन इट कुड नॉट रीपे, फ्रांस ट्राइड टू ओवरटेक द इंडस्ट्रियल एरिया कॉल्ड रुhr. Germany retaliated and sought time to solve this crisis. It started printing currency notes. This depreciated the value of currency. In April 1923, $1 was equal to 24,000 of German currency, and in December, $1 was equal to 988,600,000 words of German currency. Then food prices were increased. Now the prices of foods and products kept rising. For a loaf of bread, people were spending cards and bags full of currencies, paper currency, and this was known as hyperinflation. Then came the America's DOS plan, which was from 1924 to 1928. USA helped Germany initially by DOS plan. DOS plan was the series of short-term loans, but the support was discontinued. One day, USA stock exchange, namely Wall Street Exchange, crashed badly, and in this situation, people started taking out money from US banks. US became moneyless, so it could not help Germany more. Then Germany and depression. Germany industries, shops shut down, unemployment, poverty, crime increased, youth turned to criminal acts, people suffered the feeling of anxiety and proletarianization. President imposed Article 48 on public, which meant to snatch away citizens' right. All right. और जो जर्मन का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसका क्या इफेक्ट पड़ा यूएसए पे. तो जब यूएसए, कंडीशन ऑफ यूएसए एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जो नेशनल इनकम थी यूएसए की वो ऑलमोस्ट गिर गई, हाफ हो गई. ऑल राइट. पीपल क्विकली सोल्ड ऑफ ऑल द शेयर्स. लोगों ने अपने शेयर्स को सब बेच दिया. फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई. फार्मर्स वर ऑल्सो हिट बैड और एक्सपोर्ट्स एकदम कम हो गए. एंड जो इफेक्ट था रिसेशन का यूएस इकोनॉमी पे, it was like worldwide. All right, the effect of this recession in the US economy were felt worldwide. All right, so I hope आप लोगों को यहाँ तक समझ आया हो. यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है एंड बर्थ ऑफ विमार रिपब्लिक. एंड अभी भी अगर किसी को डाउट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स. All right, for notes and online and offline classes, you can reach us out on Instagram, Facebook, or Telegram. The link is in the description box. Moreover, you can reach us out on the number or you can contact us on the number which is given below in the video. All right, so I will be meeting you guys super soon in my the next video. Bye bye everyone.